सेल साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, इंटरफेज की G1, S, G2 या M फेज में, उनको ट्रिगर करने के लिए एक फेज से दूसरी फेज में ट्रांजिशन के लिए G1 S में चली जाए, S G2 में या M में, इनके बीच में साइक्लिन सीडीके इंजन काम करता है। तो मेनली G1 के प्रोटीन्स, S के प्रोटीन्स, इन सबको सीडीके फॉस्फोराइलेट करता है और सीडीके को काम करने के लिए साइक्लिन प्रोटीन की जरूरत होती है, इसीलिए साइक्लिन डिपेंडेंट है। तो सीडीके अगर एक्टिव रहेंगे यानी प्रॉपरली अपना काम करेंगे तो सेल साइकिल एक फेज से दूसरे फेज में जाती रहेगी। लेकिन अगर सीडीके को रेगुलेट करें कुछ फैक्टर्स, रेगुलेट करने का मतलब इनहिबिट भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली क्योंकि यही सेल साइकिल को आगे बढ़ा रहे हैं तो सेल साइकिल भी अफेक्ट होगी। यानी सीडीके रेगुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल साइकिल रेगुलेशन का। सीडीके को रेगुलेट करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, नाम से पता चल रहा है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइक्लिन जो सीडीके को रेगुलेट करेगा। अगर साइक्लिन प्रेजेंट है तभी सीडीके काम कर पाएंगे यानी एक्टिव होंगे क्योंकि साइक्लिन डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं है तो सीडीके काम नहीं कर पाएंगे। ये तो एक बेसिक सा कंसेप्ट है। दूसरी चीज, साइक्लिन का साइक्लिक मूवमेंट होता है। हर एक फेज का अलग साइक्लिन है और एक साइक्लिन एक ही बार काम कर सकता है। जीवन का जो साइक्लिन मान लीजिए, वो अगली बार जब ये सेल डिवाइड करेगी या इसकी जो डॉटर सेल्स होंगी तो सेम साइक्लिन वर्क नहीं करेगा। हर फेज में स्विचिंग के लिए पुराने साइक्लिन को क्लीव होना पड़ता है, टूटना पड़ता है, यानी डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है साइक्लिन का। जितना साइक्लिन का होना जरूरी है उतना ही साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है, क्योंकि अगर साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी। सिंथेसाइज होकर नए साइक्लिन तो हर बार आ ही रहे हैं और आगे फेजेस को बढ़ाने के लिए पुराने साइक्लिन्स को डिस्ट्रक्शन करना जरूरी है। तो ये भी सीडीके को रेगुलेट करने का एक तरीका है, क्या कि साइक्लिन डिस्ट्रक्शन। अब हर फेज के अपने साइक्लिन्स हैं, उन साइक्लिन्स को डिग्रेड करने के लिए एक प्रोटियोसोमल मैकेनिज्म चाहिए। प्रोटियोसोमल मैकेनिज्म जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। E3 यूबिक्विटिन लाइगेज क्या काम करेगा? ये साइक्लिन्स को डिस्ट्रक्ट करने का काम करेगा, ये साइक्लिन्स को तोड़ेगा बाई यूबिक्विटिनाइलेशन। यूबिक्विटिनाइलेशन एक फिनोमेना है जिसमें किसी भी प्रोटीन को क्लीव किया जाता है। मान लीजिए एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन पर टैग लगा दिया जाता है यूबिक्विटिन का। यूबिक्विटिन टैग लगाकर सिग्नल सीक्वेंस है यूबिक्विटिन, ये इनवाइट करेगा E3 यूबिक्विटिन लाइगेज को कि आप आइए और इस प्रोटीन को क्लीव कर दीजिए। ये प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन है। ये खुद एक प्रोटीन है लाइगेज, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज, ये दूसरे प्रोटीन को, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, इसको तोड़ रहा है। तो हमारे इस केस में वो प्रोटीन्स हैं साइक्लिन्स, और वो भी अलग अलग तरह के साइक्लिन। G1 फेज के साइक्लिन होते हैं साइक्लिन D, G1S के साइक्लिन E, S फेज के साइक्लिन A और G2M फेज के साइक्लिन जो है वो B। तो चारों तरह के साइक्लिन्स का डिस्ट्रक्शन होता है हर एक फेज में, जब एक फेज से दूसरे फेज में सेल आगे प्रोसीड करेगी। तो बेसिकली केवल G1 फेज के जो साइक्लिन होते हैं यानी कि साइक्लिन D, इनका डिस्ट्रक्शन एक अलग टाइप का E3 यूबिक्विटिन लाइगेज करता है, और बाकी साइक्लिन्स जितने भी हैं G1S फेज के, S फेज के और G2M फेज के, यानी कि साइक्लिन E, साइक्लिन A और साइक्लिन B, इनका डिस्ट्रक्शन एक डिफरेंट टाइप ऑफ E3 यूबिक्विटिन लाइगेज करता है। तो दो तरह के E3 यूबिक्विटिन लाइगेज हैं, एक वो जो साइक्लिन D का डिस्ट्रक्शन करेंगे और एक वो जो E, A और B का करेंगे। तो इनको हम प्रोसीड करते हैं, लिखते हैं इनको E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। ये हो सकते हैं APCC टाइप के और SCF टाइप के। SCF एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है जो क्लीव करता है पर्टिकुलरली साइक्लिन D को, यानी केवल अर्ली G1 फेज का जो साइक्लिन है उसको क्लीव करता है। जबकि एक और E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स साइक्लोसोम, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे रेगुलेशन में, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स स्लैश साइक्लोसोम। APCC क्लीव करेगा साइक्लिन E, साइक्लिन A और साइक्लिन B को, यानी G1, G1S और G2M, नॉट G1 सॉरी, S आएगा बीच में, G1S, S और G2M फेज के साइक्लिन्स को। तो ये एक टनल प्रोटीन है या ये प्रोटीन है SCF, चाहे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, दोनों ही प्रोटीन एंटर कराएंगे, यूबिक्विटिन टैग लगा होगा,
ये प्रोटीन क्या है, हमारे साइक्लिन हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लिन ए, और ये फॉर एग्जांपल साइक्लिन डी। ये यहां पर एंटर करेंगे, बाहर से एक लीव इनको डिग्रेड कर देंगे और साइक्लिन जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसका। तो ऐसे करके इसका डिग्रेडेशन किया जाता है। जो SCF होता है ये खुद 3 प्रोटीन से बना है। देखो ये नाम है अलग अलग E3 यूबिक्विटिन लाइगेजेस के। जो SCF है ये 3 प्रोटीन से बना है, SKP1 से, क्यूलिन से और F बॉक्स प्रोटीन से। तो ये 3 कोर कंपोनेंट होते हैं SCF, और एक और प्रोटीन होता है RBX1 जो एक रिंग बनाता है जिस पर ये तीनों प्रोटीन अरेंज है। तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है SCF का, है ये भी E3 यूबिक्विटिन लाइगेज ही, और एक और E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है APCC, इसमें F बॉक्स प्रोटीन नहीं होता। तो ये डिफरेंट है बाय नेचर SCF प्रोटीन से। तो SCF प्रोटीन जो माइनर अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट है वो केवल एक ही साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन करते हैं। APCC ड्यूरिंग द सेल साइकिल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये बाकी साइक्लिन्स का क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। तो साइक्लिन डिस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट CDK रेगुलेशन है। जितना नए साइक्लिन्स का होना जरूरी है उतना ही पुराने साइक्लिन्स का टूटना जरूरी है। अगर पुराने साइक्लिन नहीं टूटेंगे, मान लीजिए SCF प्रोटीन ने साइक्लिन डी को नहीं डिग्रेड किया, तो G1 फेज से G1S फेज में सेल साइकिल एंटर नहीं कर पाएगी, वो CDK इंजन ब्लॉक रहेगा, CDK साइक्लिन इंजन। तो वही इंजन जो है उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए साइक्लिन्स को हटना पड़ता है ताकि एक नया इंजन आए और उसी फेज के साइक्लिन और CDK यहां पर बाइंड कर सके। देखिए साइक्लिन डिस्ट्रक्शन के अलावा CDK को फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन से भी रेगुलेट किया जाता है। फॉस्फोराइलेशन से भी और डीफॉस्फोराइलेशन से भी रेगुलेट किया जाता है। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो फॉस्फोराइलेशन कराते हैं या डीफॉस्फोराइलेशन कराते हैं। CDK है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। CDK खुद एक काइनेज है, यानी कि एंजाइम है, यानी कि प्रोटीन्स है। एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो कोई भी एंजाइम है, मान लीजिए ये CDK, इसके सेवरल एंड्स होंगे, एन टर्मिनल होगा, सी टर्मिनल होगा, एंड तो 2 ही होंगे बट इसमें सेवरल अमाइनो एसिड्स होंगे। बहुत से अमाइनो एसिड इस पर है, इसका जो 15th अमाइनो एसिड है सपोज वो यहां लाई करता है। बाई काउंट अगर इसको लीनियर करके देखें तो कहीं 15वां अमाइनो एसिड जो होगा, तो 15th अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन। सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्रोटिस्ट हो, चाहे वो सिंगल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, लोअर ऑर्गेनिजम्स हो या हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वर्टिब्रेट्स या मैमल्स, 15वीं पोजीशन पर CDK में, CDK एक प्रोटीन है, खुद एंजाइम है, टायरोसिन होता है। इस टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट किया जा सकता है। हायर ऑर्गेनिजम्स में यानी कि मैमल्स में या ह्यूमंस में 14th पोजीशन पर भी एक प्रोटीन होता है थ्रियोनिन। तो मैमल्स में केवल, यीस्ट वगैरह में नहीं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में नहीं, ह्यूमंस में 14th पोजीशन को भी फॉस्फोराइलेट किया जा सकता है। 14th इधर होगी, 14th पोजीशन पर थ्रियोनिन है। तो टायरोसिन में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, थ्रियोनिन में भी साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वहां पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जा सकता है, फॉस्फोराइलेट किया जा सकता है। तो फॉस्फोराइलेट करने का काम एक प्रोटीन करता है V1। V1 एक प्रोटीन है जो 15th पोजीशन को फॉस्फोराइलेट करता है। ऐसा करके वो CDK को इनएक्टिव बनाता है। यानी अगर CDK पर कहीं 15th पोजीशन पर, सपोज ये 15th पोजीशन है, यहां पर फॉस्फेट अगर जुड़ गया तो CDK इनएक्टिव हो जाता है। और अगर CDK इनएक्टिव हो गया किसी भी फेज का, तो उस फेज के सारे टारगेट प्रोटीन फॉस्फोराइलेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि CDK ही जाकर उनको फॉस्फोराइलेट करता। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, CDK भी एक काइनेज है जो टारगेट प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है, लेकिन अभी हम फॉस्फोराइलेशन ऑफ CDK इटसेल्फ बात कर रहे हैं। तो CDK का खुद का फॉस्फोराइलेशन हो गया, यहां 15वीं पोजीशन पर फॉस्फेट ऐड कर दिया V1 ने और CDK इनएक्टिव हो गया। तो ऐसा काम V1 जो है रेगुलेशन करने के लिए करता है सेल साइकिल का। क्योंकि देखो जिन सेल साइकिल्स का अभी जो है प्रॉपर या तो मैच्योर नहीं हुए फेज, या उन्हें अरेस्ट, अभी सेल साइकिल को आगे नहीं बढ़ने देना, तो उस केस में V1 क्या करता है, कुछ स्पेशल CDKs को ब्लॉक करता है। फॉर एग्जांपल अगर सेल की ग्रोथ प्रॉपर अभी नहीं हुई है और मेटाफेज ना हो जाए, न्यूक्लियर डिवीजन या सेल डिवीजन ना होने लगे, उस केस में MCDK को, जो माइटोसिस फेज का CDK है, उसको ब्लॉक करना जरूरी है। तो उसको ब्लॉक करने के लिए V1 उसको फॉस्फोराइलेट कर देंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे। तो V1 रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो CDK को इनहिबिट करके रेगुलेशन करते हैं सेल साइकिल का। अगर ये नॉर्मल है V1, तब तो सेल साइकिल क्या होगी, इनहिबिट होगी, क्योंकि CDK इन्होंने इनहिबिट कर दी। लेकिन अगर म्यूटेट कर दिया जाए V1 को, जीन म्यूटेशन, जीन्स को म्यूटेट करके उनका फंक्शन लॉस हो जाता है,
मैं आपको बता दूं, जीन डिटेक्शन में किसी जीन का फंक्शन चेक करने के लिए भी ज्यादातर उसको म्यूटेट करके उसका फंक्शन चेक किया जाता है कि उसकी एब्सेंस में क्या काम होते हैं। मैंने पहले भी एक एग्जांपल बताया था, मान लीजिए 4 जीन है, ये कोई भी 4 जीन है 1 2 3 4, इनमें से कोई एक जीन जो है वो रेटिना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइज का रेटिना। तो पहले 1 जीन म्यूटेट करेंगे तब भी रेटिना बनेगा, कि मान लीजिए 3rd जीन है रेटिना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, 2nd जीन म्यूटेट कर देंगे तब भी रेटिना बनेगा, इसका मतलब ये दोनों जीन तो है नहीं। 3rd जीन जैसे ही म्यूटेट कर दोगे रेटिना नहीं बनेगा, तो साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि 3rd जीन जो है वो रेटिना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो म्यूटेशन में क्या होता है, जीन का काम नहीं हो पाएगा, तो म्यूटेशन कर देंगे V1 का, तो ये CDK को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, और सेल जो है बेसिकली V1 जो है ना ये MCDK के लिए, माइटोसिस CDK के लिए स्पेसिफिकली, तो और वो भी यीस्ट ऑर्गेनिज्म में भी या हायर ऑर्गेनिज्म में भी ये पाया जाता है, बट केस स्टडी जो है V1 की ये S पोम्बी में की जाती है। सीजोसैक्रोमाइसीस पोम्बी जो यीस्ट होती है उसके अंदर इसको टेस्ट किया जाता है, या उसके अंदर इसको डिस्कवर किया गया था, वो भी MCDK पर। तो देखा गया कि MCDK को अगर V1 ब्लॉक करता है तब तो सेल बिना ग्रोथ करे डिवीजन नहीं करती जब नॉर्मल V1 होता है, लेकिन जब म्यूटेटेड V1 है तो स्मॉल सेल्स बनती हैं। ऐसा क्यों होता है कि सेल की ग्रोथ तो पूरी होती नहीं, उससे पहले ही MCDK उनको डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड कर देगा, क्योंकि MCDK का कोई इनहिबिटर नहीं है, MCDK खुलकर अपना काम कर पा रहा है, उसका कोई इनहिबिटर नहीं होता V1, क्योंकि वो म्यूटेटेड है, तो छोटे सेल्स बनते हैं। और अगर ज्यादा V1 है, एक्सेस ऑफ V1 है, तो वो सेल ग्रोथ होने के बावजूद भी सेल को डिवाइड नहीं होने देता, तो बड़ी सेल बनती है। तो अगर आपको नॉर्मल फंक्शन याद है V1 का, तो म्यूटेशन केस तो अपने आप लिख सकते हो, ये सेल साइकिल को इनहिबिट रखता है MCDK को इनहिबिट करके V1 प्रोटीन, और कैसे इनहिबिट करता है, 15वीं पोजीशन पर फॉस्फेट ऐड करता है और इनएक्टिव करता है किसको, CDK को। V1 का ही जस्ट एंटागोनिस्ट प्रोटीन होता है CDC25 या CDC25। CDC25 जस्ट अपोजिट काम करता है, ये फॉस्फेटेज है एक तरह का, और ये 15th पोजीशन पर ही बाइंड करता है। 15th पोजीशन पर जहां फॉस्फेट अटैच थी उसको क्लीव कर देता है, फॉस्फेट को क्लीव करता है, या हम कह सकते हैं कि डीफॉस्फोराइलेट करता है, वहां से फॉस्फेट हटा देता है। ऐसा करने पर CDK एक्टिव हो जाते हैं। जो ब्लॉकेज थी V1 की वजह से कॉज हुई थी 15 पोजीशन पर फॉस्फेट, यहां CDC25 आएगा और इस ब्लॉकेज को, इस फॉस्फेट को हटा देगा। फॉस्फेट हटते ही जो इनएक्टिवनेस थी CDK की, वो अब इनएक्टिव नहीं रहेगा और CDK क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो जस्ट अपोजिट है V1 और CDC आपस में। CDC जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन करके फॉस्फेट को हटाकर CDK को एक्टिव करते हैं, और V1 एक काइनेज है जो फॉस्फोराइलेट करके CDK को इनएक्टिव करेंगे। तो अगर ये CDK है और 15th पोजीशन पर, 15th टायरोसिन पोजीशन तो वही रहेगी, टायरोसिन अमाइनो एसिड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, वहां ये बाइंड करेंगे, तो ये क्या करेंगे, जो है प्रमोट कर देंगे CDK को, उस फॉस्फेट को रिमूव करके। एक और प्रोटीन होते हैं जो फॉस्फोराइलेट करके CDK को एक्टिव करते हैं, उनका नाम है CAK। CAK का मतलब CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। देखो V1 भी काइनेज थे, इसका मतलब फॉस्फोराइलेशन करते हैं ये भी, लेकिन ये फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव करते हैं CDK को, ना कि इनएक्टिव, जबकि V1 जो था ना वो इनएक्टिव कर रहा था। अच्छा, फॉस्फेट उसी पोजीशन पर तो ये बाइंड कर नहीं सकता। CDK एक्टिवेटिंग काइनेज जो है वो 161th अमाइनो एसिड ऑफ CDK प्रोटीन है, अगेन प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड है, तो कहीं देखो 15वीं पोजीशन पर तो फॉस्फेट बाइंड कर सकता है, टायरोसिन है, या 14th पोजीशन थ्रेओनिन पर कर सकता है, लेकिन 161th पोजीशन जहां भी होगी वो होती है थ्रेओनिन। जो 161th पोजीशन है वहां पर थ्रेओनिन है, उस थ्रेओनिन पर फॉस्फोराइलेशन करते हैं, कौन करते हैं, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, और CDK को एक्टिव बनाते हैं। अब ये एक्टिवेशन में प्रमोशन करेंगे, फुल एक्टिवेशन करेंगे। अगर CDC25 ने फॉस्फेट ऑलरेडी हटा रखी है 15वीं पोजीशन से, और CDK पर अकेला फॉस्फेट ऐड है केवल 161th पोजीशन पर, तो एक्टिवेशन में प्रमोशन करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं भी ऐड करता यहां फॉस्फेट तब भी CDK तो एक्टिव ही था। CDK तो किस केस में ब्लॉक होता, जब यहां फॉस्फेट जुड़ी होती 15वीं पोजीशन पर। तो हम यहां 3 केस ले सकते हैं कि CDK अगर हमारे पास है जिसकी 15th पोजीशन पर ऑलरेडी फॉस्फेट अटैच है, और 161th पोजीशन पर एक और फॉस्फेट आकर अटैच कर दी CAK ने, तो CAK तो इसे एक्टिव करना चाहता है,
और जो 15th पोजीशन का फॉस्फेट है V1 वाला, वो इसको इनएक्टिव करना चाहता है। तो इस केस में सीडीके एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? तो इस केस में सीडीके इनएक्टिव होगा, क्योंकि ये केवल एनहांसमेंट करते हैं सीए के। इनको एक्टिव बनाने के लिए इस फॉस्फेट का हटना जरूरी है, 15th पोजीशन वाली का। तो क्रूशियल फैक्टर सीडीसी 20 है, सॉरी सीडीसी 25। सीडीसी 25 क्या करेगा, जब वो आएगा तब वो इस फॉस्फेट को हटाएगा। पहले तो ये फॉस्फेट जब हट जाएगी, उसके बाद देखो ये फॉस्फेट हटते ही एक्टिव हो गया सीडीके, लेकिन उसकी एक्टिवनेस में उसको फुल एक्टिव करेंगे सीए के। तो इसको एक इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि एक बोट मान लीजिए टाई है रिवर में, ये कोई बोट है। इस बोट का जो ये आपका रोप है, इससे ये लॉक है यहाँ डॉक के साथ, या जो आपका शिप यार्ड जो भी होता है जहां भी ये बंधी हुई है, तो ये लॉक है फॉस्फेट 15th पोजीशन की। चाहे यहां से फोर्स लगा दिया जाए, अगर ये रस्सी मजबूत है तो बोट आगे नहीं जाएगी। ये फोर्स एक तरह का CAK है। तो इस रोप को तोड़ना जरूरी है। सीडीसी 25 जब इस फॉस्फेट इस लॉक को तोड़ेंगे तब इसको और प्रमोशन मिलेगा। अब आप फोर्स लगाएंगे बोट को तो ये आगे तेजी से जाएगी। तो सिमिलरली प्रमोशन ऑफ एक्टिवेशन CAK करते हैं 161th अमाइनो एसिड थ्रेओनिन पर बाइंड करके। थ्रेओनिन को फॉस्फोराइलेट करके ये प्रमोशन करते हैं। तो चाहे दोनों भी बाइंडेड रहेंगी फॉस्फेट, तब भी इनएक्टिव रहेगा। लेकिन अगर सीडीसी 25 आकर इस फॉस्फेट को हटा देगा तो फिर CAK जो है वो एक्टिव प्रमोशन करेंगे। तो सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज जो है वो एक्टिवेट करते हैं किसको, सीडीके की एक्टिविटी को बाई फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिव करते हैं, जबकि फॉस्फोराइलेशन करके इनएक्टिव कौन करता था, ब्लॉक करता था। ये ब्लॉक का सिंबल है V1। और सीडीसी 25 डी फॉस्फोराइलेशन करके, यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे हम, डीफॉस्फोराइलेशन करके उसको एक्टिव करता था। ये फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिव कर रहा है CAK। तो एक और तरह के प्रोटीन होते हैं CKIs। ये भी रेगुलेटरी प्रोटीन है जो सीडीके को ही रेगुलेट करते हैं, क्योंकि सीडीके रेगुलेट होगा तब अपनी सेल साइकिल भी जो है वो रेगुलेट होगी। तो ये होते हैं सीडीके इनहिबिटर काइनेजेस, ठीक है, या सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स। यहां पे लिख देता हूं मैं CKIs, नॉट काइनेजेस। ये काइनेज नहीं है भाई, ये सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स हैं, क्योंकि एक्टिव साइट पर बाइंड करते हैं, ना कि फॉस्फोराइलेशन करते हैं। सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स जो है CKIs, ये डायरेक्ट सीडीके से बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट करते हैं। जैसे CAK एक्टिवेट कर रहे थे, ऐसे ही CKIs जो है वो इनहिबिट कर रहे हैं। लेकिन ये किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पर बाइंड नहीं करते कि 15th पर या 161th पर ऐसे कहीं बाइंड करें। तो ये कहां पर बाइंड करेंगे, देखिए सीडीके एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज तरह के ये एंजाइम है जो फॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो कोई भी एंजाइम या कोई भी प्रोटीन, जब उसका आप स्ट्रक्चर देखोगे, खासकर एंजाइम्स का, तो एंजाइम किसी एक प्लेस से, किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस से अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। वो साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंजाइम विद द सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है, वो कहलाती है एक्टिव साइट। बायोकेमिकली एक्टिव साइट को अगर हम देखें तो कैसे बनी होगी कि प्रोटीन होंगे, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होंगे बहुत सारे, टर्सरी स्ट्रक्चर है तो साइड चेन्स भी बॉन्डेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो कुछ अमाइनो एसिड की साइड चेन मिलकर ज्यादा एक्टिव रीजन बनाती है। एक्टिव रीजन होने का मतलब कि उस एंजाइम को जो काम करना है, वो उसकी जो कैटालिटिक या जो भी एनालिटिकल एक्टिविटीज हैं, उन सबको परफॉर्म करने का जो काम है वो एक्टिव रीजन करेगा। उस रीजन को एक्टिव साइट कहते हैं। और उसी साइट पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। एंजाइम पर एक्टिव साइट के अलावा कुछ और साइट्स भी होती हैं जिन्हें रेगुलेटरी साइट्स भी हम कहते हैं। तो कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड नहीं है। CKI जो होते हैं, सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन्स जो होते हैं, सी का मतलब सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन्स, तो उनका जो मेन काम है वो किसी भी स्पेसिफिक साइट से, मतलब अमाइनो एसिड से नहीं, वो बाइंड करेंगे एक्टिव साइट से या मॉड्यूलेटर साइट से। वो एक्टिव साइट पर भी बाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, या वो रेगुलेटरी साइट्स पर बाइंड कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह की साइड मल्टी अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनी है, किसी एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से नहीं। तो मानो ये सीडीके है, उसकी ये एक्टिव साइट थी, यहां आकर CKI ने बाइंड कर लिया, और CKI के बाइंड करते ही ये इनएक्टिव हो गया। तो यहां किसी तरह के फॉस्फोराइलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां पर जो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया किसने, CKI ने। तो CKI जो होते हैं टोटल वो दो तरह के होते हैं। वो प्रोटीन जो इनहिबिट करने का काम करेंगे,
वो अपने जो है स्पेसिफिक सीडीके के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंक 4 सीकेआईज है, ये भी सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन सी, और एक होते हैं सीआईपी या केआईपी सीकेआईज, दोनों सीकेआईज हैं। इंक 4 का मतलब है इनहिबिटर्स ऑफ सीडीके 4। सीडीके 4 का ही होमोलोगस 6 है, तो दोनों लिख सकते हो आप, दोनों एक ही जैसे सीडीके हैं। अगर आपको याद हो सीडीके 4 या 6 अर्ली G1 फेज के थे, तो अर्ली G1 फेज के सीडीकेज को, या हम डायरेक्टली कहें सीडीके 4 या 6 को ब्लॉक करने वाले सीकेआईज इंक 4 कहलाते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ द सीडीके 4। वही है सीकेआई, बस उसका नाम चेंज है फेज के अकॉर्डिंग। इंक 4 का मतलब इनहिबिटर्स ऑफ द सीडीके 4। तो इस इंक 4 फैमिली में 4 इनहिबिटर हो सकते हैं, इंक 4A, इंक 4B, इंक 4C और इंक 4D। जो इसका नाम होता है P16, प्रोटीन 16, प्रोटीन 15, प्रोटीन 18 और प्रोटीन 19। ये 4 ऐसे प्रोटीन है, अगर लिखा जाए P16 इंक 4A लिखा जाए या P16 लिखा जाए, इसका मतलब ये सीकेआईज हैं जो सीडीके को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। अब बाकी सीडीके यानी कि सीडीके 1 और सीडीके 2, इनको ब्लॉक करने वाले सीकेआईज स्पेसिफिकली कहलाते हैं सीआईपी या केआईपी। सीडीके इंटरएक्टिंग प्रोटीन सीआईपी या केआईपी काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन्स। ये दो सीडीके को, सीडीके 1 को भी और सीडीके 2 को भी, उनको डिग्रेड करने, डिग्रेड नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं है ये, उनको डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो स्पेसिफिकली सीडीके अकॉर्डिंग है, अदरवाइज है दोनों ही सीकेआई। इसके एग्जांपल है जैसे P21, P27 और P57। तो इनके टारगेट सीडीकेज हैं। ये जो आपके सीआईपी या जो केआईपी हैं, ये बाइंड करते हैं बेसिकली आपके अलग अलग तरह के सीडीकेज से जो खुद साइक्लिन से बाइंडेड थे, और उस कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं ताकि सीडीके अपना काम ना करे। और सीडीके का काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेट करना अलग अलग स्टेजेस को, के टारगेट प्रोटीन्स को। तो अगर ये सीडीके ही ब्लॉक हो जाएंगे तो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा और सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन, V1, CDC25, CAK और CKIs जो सीडीके को रेगुलेट करते हैं।